तो एक तरफ देश में बचत करने की सख्त हिदायत दी जा रही है और ठीक उसी वक्त देश के बाहर एक के बाद एक विश्वव्यापी दौरे हो रहे हैं। ये जो सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक विरोधाभास इस वक्त खबरों में छाया हुआ है ना, आज के इस विश्लेषण में हम उसके पीछे की असली कहानी को डिकोड करेंगे। पब्लिक को बोला जा रहा है कि भाई विदेश यात्रा कैंसिल कीजिए, घर पर रहिए, पैसा बचाइए। और ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री खुद 5 देशों के फॉरेन टूर पर निकल जाते हैं। दिखने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, राइट? पब्लिक को बोला मत जाओ और नेता खुद फॉरेन टूर पर। लेकिन इस ऑप्टिक्स और व्यंग्य से थोड़ा आगे बढ़ें तो पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक कहानी चल रही है। हाल ही में आई इस 7 सूत्रीय वाइस स्पेंडिंग अपील को ही ले लीजिए। 1 साल तक विदेश यात्रा ना करना, सोने की खरीदारी टालना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वर्क फ्रॉम होम अपनाकर इंपोर्टेड ईंधन बचाना, यहां तक कि केमिकल फर्टिलाइजर और खाद्य तेल का उपयोग घटाना। क्रिटिसिज्म अपनी जगह ठीक है, पर इस आर्थिक ऑस्टेरिटी यानी इस स्ट्रिक्ट बचत के पीछे का लॉजिक क्या है? और उस लॉजिक को समझने के लिए चलते हैं सीधा इंडियाज फॉरेक्स एंड ऑयल क्राइसिस की तरफ। एक ऐसी स्थिति जो देश के आर्थिक टंक को तेजी से खाली कर रही है। सोचिए, कच्चा तेल हमारी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमजोरी है। देश का करीब 89% तेल बाहर से आयात किया जाता है, अपना खुद का उत्पादन सिर्फ 11%। अब ऐसे में जब ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $115 पर बैरल तक पहुंच जाता है, तो ये भारी निर्भरता हमारे पूरे आर्थिक ढांचे को हिलाकर रख देती है। तेल हमारी लाइफलाइन है, पर यह लाइफलाइन इस वक्त बहुत महंगी पड़ रही है। और इस महंगे तेल का सीधा असर कहाँ होता है? ये किसी पानी के टैंक में हुए एक बहुत बड़े लीक की तरह काम करता है। सिर्फ 2 महीने के भीतर विदेशी मुद्रा भंडार से $38 बिलियन निकल गए। रुपये को गिरने से बचाने के चक्कर में हमारा रिजर्व $729 बिलियन से सीधा $691 बिलियन पर आकर गिर गया। ऊपर से इस लीक को और बड़ा करती है ये फिगर, $71.98 बिलियन। ये पिछले साल का हमारा सोने का इंपोर्ट बिल है, एक नया रिकॉर्ड। एक तरफ महंगे तेल का इतना भारी दबाव और दूसरी तरफ हमारा सोने का शौक। इन दोनों ने मिलकर करंट अकाउंट डेफिसिट की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। तो यहां सरकार के सामने एक बहुत बड़ा मैक्रो डिलेमा खड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि क्या प्राइवेट कार्स के लिए पेट्रोल सस्ता किया जाए, या फिर किसानों के लिए सस्ते फर्टिलाइजर और आम जनता के लिए अफोर्डेबल खाने पर फोकस किया जाए? सरकार दरअसल देश में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को आने से रोकना चाहती है। उनका फोकस उन डॉलर्स को बचाना है जो खेती और जरूरी चीजों के काम आते हैं, ना कि उन्हें गैर जरूरी शौक पर उड़ाना। अब इस घरेलू संयम के माहौल के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। आइए देखते हैं द मल्टी नेशन स्ट्रेटेजिक टूर और समझते हैं कि कैसे ये भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। घरेलू अपील के तुरंत बाद यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर निकलने का आखिर क्या लॉजिक था? अगर हर देश के स्ट्रेटेजिक फोकस पर ध्यान दें तो यूएई से ऊर्जा और पूंजी पर बात हुई, नेदरलैंड्स से सेमीकंडक्टर्स, स्वीडन से रक्षा और 6G तकनीक, नॉर्वे से सॉवरेन वेल्थ फंड और इटली के साथ उस बेहद अहम IMEC ट्रेड कॉरिडोर पर। यह पूरी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही कैलकुलेटिव डिप्लोमैटिक मैप है जिसका मकसद स्ट्रिक्टली देश के लिए जरूरी संसाधन जुटाना है। लेकिन ये समझौते इतने अहम क्यों हैं? आइए इस फॉरेन टूर के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले यूएई के साथ हुई डील को देखिए। ये देश के लिए एक एनर्जी और कैपिटल लाइफलाइन की तरह है। इसमें 30 मिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व शामिल है, यानी सीधे तौर पर ऑयल क्राइसिस और वॉलेटाइल स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स के डेंजर जोन को बाईपास करने का परमानेंट तरीका। साथ ही वहां से आने वाला $5 बिलियन का कैपिटल इनफ्लो हमारी इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। और जब बात इनोवेशन और स्केल की आती है तो नेदरलैंड्स का दौरा सच में एक मास्टर स्ट्रोक लगता है। गुजरात के धोलेरा में ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच हुआ सेमीकंडक्टर पैक्ट इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह सिर्फ एक डील नहीं है, ये भविष्य की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। इस यात्रा का जो यूरोपियन हिस्सा था वो पूरी तरह से सप्लाई चेन, विदेशी निवेश और ग्रीन टेक को टारगेट कर रहा था। स्वीडन की साब कंपनी का 100% FDI वाला डिफेंस प्लांट, नॉर्वे के विशाल पेंशन फंड से आने वाला कैपिटल और इटली के साथ मिलकर IMEC ट्रेड कॉरिडोर को एंकर करना, ये सब एक लॉन्ग टर्म वृहद रणनीति का बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन नेचुरली जब एक तरफ घरेलू संयम की बात हो और दूसरी तरफ फॉरेन टूर्स हों तो बवाल तो मचेगा ही। आइए अब ऑपोजिशंस के दावों को रियलिटी के साथ तौल कर देखते हैं।
विपक्ष ने इस टाइमिंग पर करारा प्रहार किया। उनका दावा था कि ये तो एक मोदी मेड क्राइसिस है और अब इस क्राइसिस का असली बोझ आम नागरिकों पर डाला जा रहा है। असेंबली इलेक्शंस के ठीक बाद पब्लिक को घर बैठने और बचत करने का ज्ञान देना और खुद अगले दिन विदेश यात्रा पर निकल जाना, हिपोक्रेसी का ये क्लेम उनकी आलोचना का मुख्य निशाना बना। पर सच में जब इन ऑप्टिक्स को आर्थिक आंकड़ों के सामने रखा जाता है तो तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है। दिखने में लगता है कि पब्लिक खर्च घटा रही है और नेता मजे से ट्रैवल कर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि इन यात्राओं ने देश के लिए $5 बिलियन से ज्यादा का निवेश, टेक ट्रांसफर्स और बल्क एनर्जी सिक्योरिटी जनरेट की है। ये छुट्टियां नहीं थीं, ये रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक स्ट्रक्चरल नेसेसिटी थी। तो आखिर इस ऑप्टिक्स बनाम नेशनल स्ट्रैटेजी की लड़ाई में निष्कर्ष क्या निकलता है? चलिए इस फाइनल वर्डिक्ट पर चलते हैं। असल फर्क माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी का है। समझिए इस बात को, जब एक आम व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाता है या भारी मात्रा में सोना खरीदता है तो देश का फॉरेन एक्सचेंज खाली होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक राष्ट्रीय कूटनीतिक यात्रा देश के अंदर एफडीआई लाती है, नई सप्लाई चेन्स बनाती है और एनर्जी सुरक्षा को पुख्ता करती है। आम आदमी का खर्च उस टैंक को खाली करता है, जबकि एक सही नेशनल स्ट्रैटेजी उस टैंक को वापस भरती है। और इसी से एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। जैसे जैसे ग्लोबली आर्थिक संकट गहरे हो रहे हैं, क्या बिना घरेलू संयम के सच्ची आर्थिक स्थिरता हासिल करना संभव है? क्या दुनिया भर की इस अस्थिरता को हम सिर्फ ऊपर लेवल डिप्लोमेसी से पार कर सकते हैं, या देश के नागरिकों का व्यवहारिक संयम और बचत हमारी मजबूत आत्मनिर्भरता की अनिवार्य कीमत है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर इस विश्लेषण के बाद हम सबको संजीदगी से सोचना चाहिए।